वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एज पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं और मॉर्टेलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने नैटेलिटी के बारे में पढ़ा था। अब नैटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट और मॉर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो भी नंबर ऑफ लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वो पॉपुलेशन वाले एरिया के जो लोग हैं उनमें उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने समय में कितनी डेथ हो रही है, पर यूनिट एरिया में जो है वो कितनी डेथ हो रही है, उससे कहते हैं डेथ रेट या फिर मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है, इट इज़ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब पर्टिकुलर समय में और पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितनी डेथ्स हो रही हैं उसे कहा जाता है मॉर्टेलिटी। ठीक है, इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। मतलब अगर हम देखें तो हर साल जो है वो 100,000 जो इंडिविजुअल हैं उनमें से कितना जो है वो पर 1000 कितनी डेथ हो रही है, मतलब उसको हम 1000 से कंपेयर करेंगे कि 1000 के कंपैरिजन में कितनी डेथ पर ईयर हो रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मॉर्टेलिटी रेट 9.5 आता है, इसका मतलब क्या है कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन में से जो है वो 9.5 डेथ जो है पर ईयर हुई है। ठीक है, और अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो वो होता है 0.95%। ठीक है ना, इसके बाद में है एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी मतलब जो नेचुरल तरीके से या आइडियल कंडीशन में अगर किसी की डेथ होती है तो उसे एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी कहा जाता है। ठीक है, वहीं रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी मतलब जब प्रेशर, किसी ना किसी प्रेशर की वजह से जो है वो डेथ रेट जो है वो बढ़ता है, या डेथ रेट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से जो है वो अगर ये होता है तो उसे रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी कहा जाता है। ठीक है, देन लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि नेचुरल डेथ जो है इसका रेट हमेशा कम रहेगा। मतलब एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी जो है इनके नंबर्स जो हैं वो हमेशा कम रहेंगे एज कंपेयर टू द रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरली अगर आप देखोगे तो नेचुरल डेथ जो है वो लोगों की बहुत उनका उसका रेशो बहुत कम है। वहीं किसी ना किसी कारण की वजह से अगर किसी की डेथ होती है, ठीक है, तो उसका जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एब्सोल्यूट जो मॉर्टेलिटी है उसका रेट हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, देन इसके बाद में है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मतलब क्या, इट अफेक्ट्स द पॉपुलेशन। अब सेक्स रेशो तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मेल इंडिविजुअल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं उनका जो रेशो है उसे सेक्स रेशो कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी सेक्स रेशो है ये भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अगर इन केस नंबर ऑफ मेल्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ फीमेल्स कम है तो ऑब्वियसली जो है वो रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो कम रहेगा, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ जो मेल्स हैं दे विल बी अलोन और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। या फिर उल्टा भी अगर आप बोल रहे हो कि फीमेल के नंबर ज़्यादा हैं और मेल के नंबर कम है तो भी सेम चीज़ होगी। तो इसीलिए जो है वो सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि इट रेसिप्रोकली मतलब उल्टा जो है ये जो सेक्स रेशो है वो खुद तो पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन सेक्स रेशो खुद किससे अफेक्ट होता है, तो वो अफेक्ट होता है बर्थ रेट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो है वो अगर मेल बेबी ज़्यादा बर्थ लेंगे तो क्या होगा, तो भी रेशो गड़बड़ होगा। फीमेल बेबी ज़्यादा बर्थ लेंगे तो भी रेशो गड़बड़ होगा। मतलब बर्थ जो है वो सेक्स रेशो को अफेक्ट करता है। इसके बाद में डेथ, किसकी डेथ, कौन से जेंडर की डेथ हो रही है उसके ऊपर भी जो है वो सेक्स रेशियो डिपेंड करता है। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, कौन से इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं, मेल जा रहे हैं फीमेल जा रहे हैं, कौन से उस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स टू दैट ऑफ द अदर। मतलब डिवाइड करना है आपको कि मेल कितने हैं डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय फीमेल कितने हैं, उससे आपको उसका रेशो निकालना है, ठीक है। देन इसके बाद में द मेल एंड फीमेल इन अ रेशो ऑफ 1:1 इज जनरली द मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी। अगर हम जो है वो इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बोले और अगर मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बोले या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए बोले तो जो है वो बेस्ट रेशो होना चाहिए 1:1। जितने नंबर ऑफ मेल हैं उतने ही नंबर ऑफ अगर फीमेल रहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि तभी जो है वो इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है वो समान मात्रा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो नेचर के हिसाब से जो है वो बेस्ट रेशो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में है ये यहाँ पे ESS का मतलब है इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी, ठीक है। देन इसके बाद में है एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड में देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है एज पिरामिड की। एज पिरामिड क्या है, तो एक पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज। हमें पता है कि एक पॉपुलेशन में एक ही एज के लोग नहीं होते, अलग अलग एज के लोग होते हैं, ठीक है। और उन एज के लोगों को अगर आप ग्राफिकली जो है वो दिखाते हो, ठीक है, अगर आप उसे क्या करते हो, प्लॉट करते हो ग्राफिकली, तो उसे कहा जाता है एज पिरामिड, ठीक है। जैसे कि जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिस एज ग्रुप के लोगों के नंबर ज़्यादा हैं वो बेस में रहेंगे, जिनके थोड़े कम हैं वो सेंटर में रहेंगे और जिनके बहुत कम है वो पीक पे रहेंगे। इस तरह से जो है वो आपका पिरामिड तैयार होता है। तो अगर हम जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन या एज ग्रुप, तो उसे जो है वो एज पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एज ग्रुप्स एज प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप which starts from 0 to 14 years, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है इसे हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है प्री रिप्रोडक्टिव मतलब वो अभी पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हुए हैं, वो एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हम डालेंगे, विच रेंजेस फ्रॉम 0 years to 14 years ऑफ, मतलब न्यूली बॉर्न बेबी से लेके तो 14 साल की उम्र तक जो बच्चे होंगे उन्हें प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में डाला जाता है, ठीक है, मतलब डाला गया है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब ये वो एज ग्रुप के लोग हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हैं। तो ये जो है ये 15 ईयर्स से लेके तो 44 ईयर्स ऑफ एज तक के इन्हें कंसिडर किया गया है। और उसके बाद में लास्ट जो है दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, जिनका रिप्रोडक्टिव मतलब जिनका गमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है जिनके बॉडी में वो अब पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है, दे कैन नॉट प्ले देयर पार्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और इसे जो है 45 ईयर्स से लेके तो 85 प्लस मतलब 85 के ऊपर तक के जो लोग हैं वहाँ वो ईयर्स एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें इस ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हैं या नहीं या हो चुके हैं, तो उसको जो है वो इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये 3 कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि जिन पॉपुलेशन में बूढ़े लोग ज़्यादा है, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है वो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग बहुत कम हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं वहाँ की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन का रेट जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि दे विल बी सून गेटिंग मैच्योर इनटू एंड गेटिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिरामिड जो है वो एज पिरामिड जो है वो इन 3 ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में पॉपुलेशन साइज, मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेजर ऑफ नंबर
इन नंबर्स ओनली। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन साइज, ठीक है, पॉपुलेशन साइज जो एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहा है, जिसे हम डेंसिटी कह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब पॉपुलेशन साइज मतलब वो पॉपुलेशन में कितने लोग हैं एक के पास में जाकर आपको जो है वो काउंट करना ज़रूरी है। कभी कभी जो है वो इसे क्या करना पड़ता है, जो है क्या कहेंगे हम उसको, थोड़ा सा जो है वो प्रिडिक्ट करना होता है according to the size of the population. You cannot, it is not possible कि you cannot you can approach to each and every individual of that population. कभी कभी ऐसा होता है कि population इतनी बड़ी होती है कि आप हर एक इंडिविजुअल तक जो है वो पहुंच नहीं पाते, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है उससे कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। देन इन एन एरिया इफ देयर आर मिलियंस ऑफ टर्माइट्स और एंड बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स विच फीड ऑन देम, stating that the population density of these predator is low will be misleading. अगर हम एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम बोले कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो मिलियंस ऑफ टर्माइट, टर्माइट मतलब दीमक जो होती है, ठीक है, उसे कहते हैं टर्माइट, या फिर एंट, क्योंकि ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका एग्जाम्पल लिया है। इनकी पॉपुलेशन एक एरिया में मिलियंस है और इनको खाने वाले कुछ जानवरों की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो भी प्रीडेटर है मतलब उनका शिकार करते हैं उनकी जनसंख्या कम है। तो अगर ऐसा स्टेट किया जाए, ऐसा बताया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करने वाला होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वहाँ पे आपको वो प्रीडेटर जो है वो कम मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सेम टाइप ऑफ प्रीडेटर दूसरे एरिया में भी हो, ठीक है। तो इसलिए उनके पॉपुलेशन को आप जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया से जज नहीं कर सकते, ठीक है। देन इन सच केसेस द बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। अब ऐसे केस में जो है वो बायोमास, जैसे मैंने बताया आपको कि वो कितना, वो प्रेडेटर कौन कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे ये एंट्स और टर्माइट्स हैं वहाँ पे कम प्रेडेटर आते हो और उससे ज़्यादा प्रेडेटर दूसरे जगह को ऑक्यूपाई किया हो, उनका बायोमास कहीं और ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो है वो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजी एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जैसे अभी बताया मैंने आपको कि अगर कोई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल उन पॉपुलेशन में है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक को अप्रोच करके उसकी गिनती लगा सके। ऐसे केस में क्या होता है कि हम जो है वो एक एस्टिमेट निकालते हैं उस पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन के साइज का इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। हर उसको मतलब काउंट करने के लिए आप हर एक को देखकर और उसकी गिनती नहीं लगाते, कभी कभी हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसके लिए दिया हुआ है कि अगर हम जो है वो नेशनल पार्क्स या नेशनल जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ पे अगर आप टाइगर की काउंटिंग जो है वो ऐसा नहीं कि एक एक टाइगर को खड़ा रख के और उसको गिना जाता है कि भाई इस पार्क में इतने टाइगर हैं। नो, दे आर काउंटेड विद द हेल्प ऑफ देयर फुट मार्क्स, जो भी उनके पैरों के निशान होते हैं, या फिर उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि देखो हर एक जो टाइगर होता है उसका जो फुट मार्क है वो अलग अलग होता है और जो भी इसके जानकार हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है, तो उनके फुट मार्क से और उनके वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो पता लगाते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स टाइगर के इस पर्टिकुलर पार्क में या इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। हर एक टाइगर के पास में जाकर उसकी गिनती लगाना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड तो बताया, लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जो है वो आपको एक वैल्यू निकालना है तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। अंदाजन एक मतलब एप्रोप्रिएट जो है वो वैल्यू नहीं निकलती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है, नियर अबाउट
एक वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि कभी कभी जो है वो एक बड़े पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं होता कि हर एक इंडिविजुअल की गिनती लगाई जा सके। ठीक है, तो इन दिस वे आज हमने ये देखा है, क्या आज हमने देखा मॉर्टेलिटी, फिर उसके बाद में एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है दैट विल बी सीइंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।